जियोपॉलिटिकल बरमूडा ट्रायंगल की, जिसने पाकिस्तान और उसके फर्जी फेल्ड मार्शल मुनीर को तीन तरफ से घेर लिया है। बलूचिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान। ये खतरनाक चक्रव्यूह और इसके ठीक बीच में फंस गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। उनकी पूरी फौज पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान की सीमाएं सुलग रही है इस वक्त, और इस सिचुएशन ने वहां के हुक्मरानों की सांसें अटका दी है। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए, समझ जाएंगे। तो एक तरफ पीओजेके का पाकिस्तान से आजादी के लिए फाइनल आर पार का ऐलान है, दूसरी तरफ मुनीर का जनरल डायर वाला प्लान तैयार है। 15 जुलाई यही तारीख मुकर्रर की गई है जब पूरा पीओजेके मुजफ्फराबाद मार्च पर निकलने वाला है, और रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर की तैयारी बता रही है कि इस मार्च से मुनीर की टांगे कैसे कांप रही है। पाकिस्तान की सरकार ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। इसके लिए 4000 और फ्रंटियर कॉर्प्स यानी कि एफसी जवान और पाकिस्तानी रेंजर्स के 7 विंग यानी कि करीब 5500 सैनिकों को भेजा जा रहा है। ये तैनाती पीओके में पहले से मौजूद 8000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स के अलावा होगी, जो 4 जून से ही इलाके में मौजूद हैं। असल में पाकिस्तान जहां भी दमन का फॉर्मूला लागू कर रहा है, वहीं विद्रोह के स्वर बुलंद हो जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ना तो मुनीर समझने को तैयार है, ना उसकी जी हजूरी करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान 3 मोर्चों पर बुरी तरह से पिस रहा है। इस बरमूडा ट्रायंगल का पहला कोना है बलूचिस्तान, जो मुनीर आर्मी के लिए नो गो एरिया में तब्दील हो चुका है। दूसरा कोना है डुरंट बॉर्डर, जहां तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। और तीसरा कोना है पीओजेके, जहां आजादी की लड़ाई अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जिस पीओजेके को दशकों तक भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, आज वही पीओजेके पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। आटे की किल्लत, आसमान छूती बिजली की कीमतें और भारी टैक्स ने यहां जनता को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद से ही मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक हर जगह, हर शहर बगावत की आग जल रही है। पीओजेके में मुनीर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर आंदोलनकारियों का राशन पानी रोककर अपने जनरल डायर होने के सबूत दिए हैं। लेकिन इस दमन के बाद विद्रोह और भी कड़े तेवरों के साथ सामने आया। पीओजेके के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। मुनीर की फौज जब यहां बल प्रयोग करती है तो मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ती हैं, जिससे न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि खुद पाकिस्तान में भी मुनीर की जमकर थू-थू हो रही है। पीओजेके में जारी विरोध प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों की तरफ से की गई फायरिंग में अब तक 61 जाने जा चुकी हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं। उधर बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नो गो एरिया बन चुका है। सही सुना आपने, क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रगाह बन चुका है। सिर्फ जुलाई में 3 बड़े हमले हुए। 5 जुलाई को क्वेटा में सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ। 6 जुलाई को मांगी बांध पर पुलिस चौकी पर अटैक हुआ, जिसमें 38 पुलिसकर्मी और सैनिक मारे गए। 7 जुलाई को बेला विंडर NH-45 पर सेना के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 11 सैनिक मारे गए। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है। BLA बाकायदा वीडियो जारी करके पाकिस्तानी सेना को चुनौती दे रही है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट पर लगातार आत्मघाती हमले हो रहे हैं। चीन अपने नागरिकों की मौत से बौखलाया हुआ है और मुनीर पर दबाव बना रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आम नागरिक पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और मिसिंग पर्सन्स यानी कि लापता लोगों के मुद्दे पर सड़कों पर है। जनरल मुनीर ना तो अपनों को संभाल पा रहा है और ना ही आतंकियों को रोक पा रहा है, और हर दूसरे रोज मार अलग खा रहा है। पाकिस्तान की पुरानी आदत है सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना। इस वक्त यही हो रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए। BLA से मार खाने के बाद पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर ने क्वेटा के शाबान और कई दूसरे इलाकों में ऑपरेशन शाबान चलाया, जिसमें अपनी नाकामी छुपाने के लिए आतंकियों की आड़ में लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 88 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। क्वेटा के अस्पताल में इस समय हाई अलर्ट और मेडिकल इमरजेंसी लागू है। मुनीर जिस बरमूडा ट्रायंगल में बुरी तरह से फंस चुका है, ट्रायंगल का तीसरा कोना है अफगानिस्तान,
जो इस वक्त पाकिस्तान की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी बना हुआ है। कभी पाकिस्तान ने काबुल में तालिबान राज आने पर मिठाइयां बांटी थी, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। डुरंड लाइन पर आए दिन दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी होती रहती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल करके तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन आत्मघाती हमले हो रहे हैं। मुनीर अफगानिस्तान को कई बार धमकी देता है, कई बार एयर स्ट्राइक भी करता है, लेकिन तालिबान हर बार बॉर्डर पर आकर पाकिस्तानी आर्मी के साथ बारूद खेलता है। बलूचिस्तान में आजादी की जंग, पीओके में जनता का विद्रोह और अफगानिस्तानी सीमा पर टीटीपी का खूनी खेल, इन तीनों के बीच में फंसी है पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था, क्योंकि देश के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं, जनता भूखी है और फौज 3 मोर्चों पर एक साथ हार रही है। जाहिर है इस नाकामी का ठीकरा मुनीर गैंग हर बार की तरह भारत पर ही फोड़ेगा। अपनी नीतियों में सुधार करने की बजाय फितना अल हिंदुस्तान यानी कि भारत की पैदा हुई तबाही और फितना उल ख्वारिज का नैरेटिव चलाया जा रहा है। दूसरों को दोष देने से खुद के पाप नहीं धुलते। ये बात पाकिस्तान समझ जाता तो उसकी ये हालत नहीं होती। फिलहाल पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए इस बरमुडा ट्रायंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इतिहास गवाह है कि जो भी इस ट्रायंगल में फंसता है उसका वजूद मिट जाता है। तो फिर भला पाकिस्तान इस बर्बादी से कैसे बच पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब गर्व करने वाला चैप्टर। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के पराक्रम का ट्रेलर देखा था, ब्रह्मोस का दम देखा था, लेकिन अब भारत अपने डिफेंस इकोसिस्टम का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। भारत फ्यूचर वॉर के उस ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है जहां युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होते, समंदर में होंगे, आसमान में होंगे, अंतरिक्ष में होंगे, साइबर स्पेस में भी लड़े जाएंगे। और इसीलिए आईएनएस महेंद्रगिरी की कमिश्निंग से लेकर स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन, घातक पिनाका का नया परीक्षण और फ्यूचर रेडी आर्मी तक तैयार हो रही है। लेकिन भारतीय सेना के तरकश में अभी कई ऐसे ब्रह्मास्त्र और युद्धवीर बाकी है जो आने वाले समय में दुनिया के नक्शे पर भारत के पराक्रम का एक नया चैप्टर लिखेंगे। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। The overall aim will be to win our wars with indigenous solutions. जमीन हो या आसमान, गहरा नीला समंदर हो या फिर अंतरिक्ष से लेकर साइबर स्पेस तक, ये फ्यूचर वॉरियर्स हिंदुस्तान के दुश्मनों को डिटेक्ट भी करेंगे, डिस्ट्रॉय भी करेंगे और हर डोमेन में डोमिनेट भी करेंगे। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को पाकिस्तान पर भारत के हथियारों की मार दिखाई और अब सीमा पर सैनिक वही हैं, लेकिन हथियार बदल चुके हैं, रणनीति बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है और संदेश बिल्कुल साफ है। अगर भारत पर बुरी नजर उठी तो जवाब जमीन से भी मिलेगा, समंदर से भी, आसमान से भी और वहां से भी जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता।
दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहा है और उसी रफ्तार से बदल रही है भारत की तीनों सेनाएं। यानी भारत की तीनों सेनाएं अब फ्यूचर रेडी हैं। इसी कड़ी का हिंदुस्तान का नया और घातक फ्यूचर वॉरियर है आईएनएस महेंद्र गिरी। एक ऐसा वॉरशिप जिसे समुद्र का अभेद्य किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साथियों, आईएनएस महेंद्र गिरी में हमारे ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल फिट हो सकती हैं, जो दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। और इसमें मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमेरिन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती है। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर नहीं अपने दम पर भरोसा करता है, और इसी भरोसे का नाम है समंदर में आईएनएस महेंद्र गिरी, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स, पहाड़ों पर अपग्रेडेड T-90 भीष्म, रेगिस्तान में मल्टी रॉकेट लॉन्चर पिनाका, आसमान में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने वाले रडार, जो दुनिया को भारत की अगली तैयारी दिखा रहे हैं और युद्ध के हर डोमेन में डोमिनेशन का दम। फ्यूचर वॉर प्लान का ये भारतीय ब्लूप्रिंट है जो दुश्मन की हिमाकत पर उसे नेस्तनाबूद करने का मादा रखती है। युद्ध का मैदान अब बदल चुका है तो भारतीय सेना भी फ्यूचर रेडी है। भारतीय सेना, जैसे कि आप सब वाकिफ हैं, एक कॉम्बैट रेडी और बैटल हार्डन्ड फोर्स है और युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार और सक्षम है। सेना की कमान संभालते ही आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने साफ कर दिया कि अब वेट एंड वॉच का दौर खत्म। उन्होंने सेना को टुगेदर टुवर्ड्स एक्सीलेंस का मंत्र दिया। सैन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 2.0 के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए और साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 2.0 जैसी किसी भी संभावित स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहे। अब युद्ध का तरीका बदल रहा है। आने वाले वक्त में इंसानों के साथ ड्रोन और दूसरे बिना चालक वाले सिस्टम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नई तकनीकें अब युद्ध का सामान्य हिस्सा बन चुकी हैं। इसलिए हर अधिकारी को इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा। नई तकनीक अपनाने के बावजूद युद्ध में पहले से सफल साबित हो चुकी रणनीतियों और तरीकों को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी अब लक्ष्य है ऐसी सेना तैयार करना जो जमीन, समंदर, आसमान, स्पेस और साइबर हर मोर्चे पर एक साथ वार कर सके। इसी विजन का सबसे बड़ा प्रतीक है भारतीय नौसेना का नया युद्धवीर आईएनएस महेंद्र गिरी, भारत का नया मल्टी मिशन फ्रिगेट, जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस, मल्टी फंक्शन रडार, एंटी सबमरीन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। नौसेना का समंदर का ये सिकंदर हर दिशा में दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगा। दुश्मन हवा से आए, समंदर में आमने सामने आए या फिर पानी के नीचे से, एक साथ हर खतरे को पलक झपकते नेस्तनाबूद कर देगा। और यह मल्टी मिशन फ्रिगेट है, यानी यह एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित होगा। ब्लू वाटर नेवी की यह कहानी सिर्फ आईएनएस महेंद्र गिरी के शौर्य तक ही नहीं है। भारतीय नौसेना के तरकश में और भी ब्रह्मास्त्र तैयार हो रहे हैं जो रणभूमि में अपने पराक्रम से
दुश्मनों को परास्त करेंगे। इन युद्धवीरों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हिंदुस्तान के उस स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन के बारे में बता दें जो फ्यूचर वॉर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ऑटोनॉमस वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ अल्ट्रा मॉडर्न ड्रोन सिस्टम घातक डेवलप कर रहा है। घातक स्टील्थ ड्रोन प्रोजेक्ट पर सरकार 39,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राफेल और तेजस जैसे फाइटर जेट स्टील्थ नहीं है, लेकिन घातक प्रोग्राम के तहत डेवलप किए जाने वाले ड्रोन नेक्स्ट जनरेशन के होंगे। ये ड्रोन रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास करने में सक्षम होंगे। 2 इंटरनल वेपन बे वाले घातक ड्रोन की अनुमानित पेलोड क्षमता 1.5 टन है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार कर सकते हैं, दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर सटीक हमले कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन को भी अंजाम दे सकते हैं। Be like fighters, they would be a stealth fighter. They will be equivalent to a stealth fighter. So it will be about a 13-ton class, so LCA type fighter aircraft. The numbers what Air Force will have in the long run, I'm not sure, but the one which recently cleared the DPB, I think has 67. हैवी ड्यूटी स्ट्राइक ड्रोन घातक को अकेले लड़ने वाले प्लेटफॉर्म के बजाय फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल उन मिशनों में किया जाएगा जहां पायलट वाले विमानों के लिए खतरा ज्यादा होता है। सुकोई 30 MKI और भविष्य के एमका जैसे फाइटर जेट्स अब कमांड प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेंगे, जबकि UCAV घातक उनकी आंखें और हथियार होगा, जो कभी सेंसर बनकर, कभी इलेक्ट्रॉनिक डिकॉय के जरिए दुश्मन के रडार को चकमा देकर, तो कभी सटीक हमलावर बनकर मिशन को अंजाम देगा। बिना पायलट वाला घातक दुश्मन की सीमा में घुसेगा, टारगेट तबाह करेगा और वापस लौट आएगा। यानी एक ही मिशन में मल्टी टारगेट पर एक साथ प्रहार। दुश्मन समझ ही नहीं पाएगा कि उसे असली खतरा कहां से है और तब तक उसका खात्मा होगा। Today's world, the fog of war is actually lifting because the amount of sensors which are available, the battlefield has become transparent. So because of which we have to hit sensors, and once you hit sensor, you have to hit his command and control center so that he cannot take decision. So this is the way if you go, you will be able to quickly terminate the conflict on your terms.